आज का ये वीडियो बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर के लिए है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, उसका इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर पे हमने डिस्कशन किया था। इंट्रोडक्शन के तौर पर हमने देखा कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम ब्रेक 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 एक शॉर्ट एलिजी है। एलिजी का मतलब शॉर्ट पोएम जो कि किसी दुख के विषय पर, किसी विलाप के विषय पर लिखी गई है। तो यहाँ पर टेनिसन के लिए जो विलाप का विषय है वो उसके मित्र आर्थर हेनरी हेलम, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो आर्थर हेनरी हेलम जिसकी मृत्यु 1833 में हुई थी, यहाँ पर 1933 लिखा हुआ है लेकिन सही जो ईयर है वो 1833 है। तो 1833 में आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु हुई थी। उस मृत्यु पर वो काफ़ी दुखी हुआ और उसकी कब्र के ऊपर बैठा हुआ वो विलाप कर रहा है। वो देख रहा है कि समुद्र लगातार टकरा रहा है। और मुख्य बात यह है जो कि इस क्वेश्चन में भी हमको डिस्कशन करनी है, हमने देखा है कि कवि ऐसा पाता है कि संसार में जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं, जो कुछ भी हैं, वो सभी अपनी भावनाओं को, चाहे वो दुख की हो, प्रसन्नता की हो, गुस्से की हो, उसे वो अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन टेनिसन ऐसा मानता है कि उसका हृदय अपने मित्र की मृत्यु से इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि वो उस दुख को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। यही इस पोएम की विषय वस्तु है। यहाँ तक हमने पहले से ही देख लिया था। अब थॉट्स इन द पोएम, यानी इस कविता में टेनिसन ने क्या विचार व्यक्त किए हैं, उन पर हमको चर्चा करनी है। देखिए आप, The poet sits on the grave of his friend Arthur Hallam on a lonely hill near sea water. कवि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, वो अपने मित्र आर्थर हेनरी हेलम की कब्र पर बैठा हुआ है, जो कि एक अकेली पहाड़ी पर है और समुद्र के सी वाटर के नज़दीक है। तो समुद्र किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर आर्थर हेनरी हेलम की जो कब्र है उसके ऊपर कवि बैठा हुआ है। कवि उदास है। विद द डेथ ऑफ हिज मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड, तो कवि अपने सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु पर काफ़ी ज़्यादा उदास है। और इन अ मूड ऑफ पेन एंड सफरिंग ही लुक्स एट द डैशिंग वाटर ऑफ सी अगेंस्ट द क्रेगी शोर। और एक दुख के और उदासी के इस मनोदशा में वह जो डैशिंग वाटर, जो टकराता हुआ पानी है समुद्र का, जो कि क्रेगी शोर, जो कि चट्टानी किनारे से टकरा रहा है, तो उस चट्टानी किनारे से टकराते हुए समुद्र के पानी को वो देख रहा है। He sees the sea expressing its furious mood in the dashing waves, and seeing this, he wishes that he might utter in words the sorrowful ideas that are arising in his heart. वह देखता है कि समुद्र है वो लगातार एक्सप्रेसिंग व्यक्त कर रहा है इट्स फ्यूरियस मूड, अपने इस क्रोध भरे हुए मनोदशा को, क्रोध भरी हुई दशा को व्यक्त कर रहा है इन डैशिंग वेव्स, यानी टकराती हुई लहरों के रूप में वो अपनी इस क्रोध की दशा को व्यक्त कर रहा है। एंड सीइंग दिस, और ऐसा देखकर, हे विशेष, जो टेनिसन है वो ऐसा विचार करता है, ऐसी इच्छा करता है, ही माइट अटर, कि काश वो खुद भी व्यक्त कर सके इन वर्ड्स, शब्दों में, द सोरो, अपने दुख को, सोरोफुल आइडियाज, जो अपने दुख भरे जो विचार हैं उनको वो व्यक्त कर सके। दैट आर अराइजिंग, जो कि उठ रहे हैं, इन हिज हार्ट, उसके हृदय के अंदर उठ रहे हैं। तो समुद्र अपने गुस्से को टकराती हुई लहरों के रूप में व्यक्त कर रहा है। तो कवि की मंशा यह है कि काश वो भी अपने हृदय के अंदर उठते हुए इन विचारों को शब्दों में व्यक्त कर सके। ये कोटेशन जो कि इन पंक्तियों से वो इस चीज को दिखाता है। ब्रेक 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 on thy cold grey stones, O sea, and I would that my tongue would utter the thoughts that arise in me। ये पहली से चौथी पंक्ति है। ब्रेक 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 एंड टकराते जाओ, टकराते जाओ। समुद्र से कह रहा है टेनिसन कि है समुद्र, तुम इन चट्टानी किनारों से टकराते जाओ। ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स, जो तुम्हारे ठंडे और ग्रैन सलेटी भूरे स्टोन, जो पत्थर हैं जो किनारे पर पड़े हुए हैं, उन पर तुम टकराते जाओ ए समुद्र। एंड आई वुड, और मेरी ऐसी कामना होगी, मेरी ऐसी इच्छा होगी, वुड का मतलब कामना, दैट माई टंग वुड अटर, कि जो मेरी जीभ है वो अटर कर सके, वो बोल सके, द थॉट्स, उन विचारों को,
दैट अराइज इन मी, जो कि मेरे अंदर उठ रहे हैं, जो दुख भरे विचार मेरे अंदर उठ रहे हैं, काश मेरी जीभ उन विचारों को व्यक्त कर सके, लेकिन समुद्र तो मैं समुद्र किनारे से, इस पथरीले किनारे से टकराते जाओ। आगे हम देखते हैं, द पोइट फील्स दैट द सेलर्स लैड एंड द फिशरमैन्स बॉयज आर मोस्ट फॉर्चुनेट देन ही, बिकॉज दे कैन एक्सप्रेस इजीली देयर जॉय एंड प्लेफुलनेस। कवि महसूस करता है कि द सेलर्स लैड, जो नाविक का जो लड़का है, एंड फिशरमैन्स बॉय, और एक जो मछुआरे का जो लड़का है, आर मोर फॉर्चुनेट, वो ज्यादा भाग्यशाली हैं देन ही, खुद कवि की तुलना में। तो कवि सा मानता है कि एक नाविक का लड़का और एक मछुआरे का लड़का उस कवि की तुलना में ज्यादा भाग्यशाली है, बिकॉज क्योंकि दे कैन एक्सप्रेस, क्योंकि वे दोनों ही व्यक्त कर सकते हैं, इजीली देयर जॉय, अपने जॉय को, अपने आनंद को व्यक्त कर सकते हैं, इन प्लेफुलनेस, यानी पूरी मस्ती के साथ, और अपने आनंद को वो व्यक्त कर सकते हैं। सेलर्स लैड कैन एक्सप्रेस हिज जॉय बाय सिंगिंग सॉन्ग्स सिटिंग ऑन हिज बोट, ये बोट है। तो सेलर्स लैड, जो नाविक का जो लड़का है, वो व्यक्त कर सकता है हिज जॉय, अपने आनंद को, बाय सिंगिंग सॉन्ग्स, गाने गाकर, सिटिंग इन हिज बोट, अपनी नाव के अंदर बैठकर गाने गाते हुए अपनी खुशी को नाविक का लड़का व्यक्त कर सकता है। एंड अलाइकली, और बिल्कुल इसी तरह, द फिशरमैन्स बॉय, जो मछुआरे का लड़का है, कैन एक्सप्रेस हिज डिलाइट, वो भी अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर सकता है, इन शाउटिंग, चिल्लाकर, ड्यूरिंग गेम्स विद सिस्टर, अपनी बहन के साथ खेलते हुए वो चिल्लाकर अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर सकता है। तो ये दो एलिमेंट्स जो बताए हैं, एक नाविक का लड़का, एक मछुआरे का लड़का, ये दोनों ही अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी को वो चिल्लाकर या गाना गाकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कवि के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना संभव नहीं हो पा रहा है। आगे देखते हैं, द पोइट नोटिसेस अदर एक्टिविटीज ऑल्सो अराउंड हिम, और कवि है वो अपने आसपास और भी गतिविधियों को देखता है। द शिप्स आर कमिंग एंड गोइंग एज यूजुअल, कि जो जहाज हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं एज यूजुअल, हमेशा की तरह, प्रतिदिन की तरह जहाज आ रहे हैं, जा रहे हैं। बट द पोइट्स फ्रेंड इज डेड, लेकिन कवि का मित्र है वो डेड, वो मर चुका है। एवरीथिंग इज एज यूजुअल एज बिफोर, और प्रत्येक चीज बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले है। बट हिज फ्रेंड इज एब्सेंट फ्रॉम हिज लाइफ, लेकिन उसका मित्र है वो उसके जीवन से चला गया है, जा चुका है। तो हर चीज बिल्कुल पहले की जैसे चल रही है, जहाज आते जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बदला है तो केवल एक ही चीज बदली है कि कवि का मित्र अब उसके जीवन से अनुपस्थित है। एंड नाउ, और अब, ही कैन नो लॉन्गर हियर हिज वॉइस, और अब वो उसकी आवाज को, अपने दोस्त की आवाज को अब और अधिक नहीं सुन पाता है। और फील द टच ऑफ हिज हैंड, लेकिन उसके हाथ का स्पर्श वो अब भी महसूस कर सकता है। लाइफ नेवर अगेन बी द सेम फॉर हिम, और जीवन कभी भी उसके लिए दोबारा बिल्कुल पहले जैसा नहीं हो सकता है। ये भाव है जो आगे इन पंक्तियों में व्यक्त किया है, जैसा कि आगे लिखा हुआ है, बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। ऑ फॉर द हैंड, लेकिन आश्चर्य है उस स्पर्श के लिए, ऑफ अ वैनिश्ड हैंड, जो कि एक अदृश्य, एक लुप्त हुए हाथ का स्पर्श है, उसके लिए आश्चर्य है। एंड साउंड ऑफ अ वॉइस, एक उस मानवीय आवाज की ध्वनि है, उसके लिए आश्चर्य है, दैट इज स्टिल। कवि के स्थिर हैं जो कि अब शांत है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है, सभी चीजें सामान्य हैं, पहले भी चल रही थी और उसी तरह अब भी चल रही है, लेकिन आश्चर्य तो कवि को यह होता है कि वो एक अदृश्य हाथ जो लुप्त हो गया है, गायब हो गया है, यानी कवि के मित्र का जो हाथ है उसका स्पर्श उसको अभी भी याद है, और साथ में उसकी आवाज की जो ध्वनि है वो उसको अभी भी याद है, जो कि अब शांत हो चुके हैं। आगे देखते हैं, द लास्ट स्टेंजा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे पोइट लिखा हुआ है। इन द लास्ट स्टेंजा, अंतिम स्टेंजा में, द पोइट अगेन एड्रेसेस द सी, जो कवि है एक बार फिर समुद्र को संबोधित करता है। एंड आस्क द सी, और समुद्र से कहता है, टू कीप स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द शोर, कि वो किनारे से टकराना जारी रखे। एंड बट द रिग्रेट फॉर द पोइट इज, लेकिन कवि के लिए जो रिग्रेट है, जो शोक है, वो यह है दैट की ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार की सभी गतिविधियां हैं, गो ऑन, वो जारी रहती हैं, एंड विल गो ऑन रेगुलरली, और नियमित रूप से भविष्य में भी जारी रहेंगी। बट लेकिन व्हाट विल नॉट गो ऑन एज बिफोर, लेकिन जो चीज पहले की तरह जारी नहीं रहेगी
इज द टेंडर ग्रेस ऑफ डे। वो टेंडर ग्रेस, वो कोमल सुंदरता है ऑफ अ डे, उस दिन की। ब्रैकेट में लिखा हुआ है किस दिन की? द टाइम ड्यूरेशन ऑफ पोएट्स कंपनी विद हिज फ्रेंड। वो समय जब, जिस दौरान कवि का साथ था अपने दोस्त के साथ। तो जब कवि अपने दोस्त के साथ था, उस समय की अवधि में जो सुंदरता थी दिन की, वो कभी नहीं लौट के आ सकेगी। दैट कैन नेवर कम बैक अगेन, दैट कैन नेवर कम बैक अगेन। वो चीज़ वापस नहीं लौट के आएगी। He will never again feel, और वो दोबारा कभी नहीं महसूस करेगा, that happiness, उस प्रसन्नता को, which he used to enjoy in his friends कंपनी, जो कि वो अपने दोस्त की उपस्थिति में महसूस किया करता था। तो लास्ट स्टेंजा ये बताता है कि समुद्र, तुम टकराना जारी रखो, दुनिया में प्रत्येक चीज है वो उसी तरह चलती रहेगी जैसे अभी चल रही है, लेकिन जो चीज वापस पहले के जैसे नहीं होगी वो ये है कि उस समय की जो कोमल सुंदरता है वो वापस नहीं आएगी जब कभी अपने दोस्त के साथ था, और ऐसा समय वापस कभी लौट कर नहीं आएगा, और कभी भी ये वो उस प्रसन्नता को महसूस नहीं कर सकेगा जो कि उसने अपने दोस्त के साथ महसूस की थी। लास्ट लाइन्स कहती हैं, दस टेनिसन एक्सप्रेसेस हिज हेल्पलेसनेस। इस प्रकार टेनिसन अपनी इस असमर्थता को व्यक्त करता है। द रिच वर्ड एंड द लैंग्वेज कंपेयरिंग हिज हेल्पलेसनेस। तो उत्कृष्ट शब्दों में और भाषा में वो अपने इस असमर्थता को व्यक्त करता है। असमर्थता कौन सी? जिसमें वो अपने दुख, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। कंपेयरिंग हिज हेल्पलेसनेस, और वो अपनी असमर्थता को तुलना करता है विद अदर ऑब्जेक्ट्स कैपेसिटी, दूसरी जो चीजें हैं उनकी क्षमता से तुलना करता है। इन एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस, जो कि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो टेनिसन यहाँ पर उत्कृष्ट शब्दों और भाषा के अंदर अपनी असमर्थता को व्यक्त करता है, और अपनी असमर्थता की तुलना उन दूसरी चीजों की असमर्थता से करता है जो कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सफल रहती हैं। तो धन्यवाद। आज का ये वीडियो खत्म हो चुका है। द ब्रेक 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 टेंशन की पोएम है, इसका नोट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप इसको अच्छी तरह स्टडी करेंगे, तैयारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।